नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। झारखंड की राजनीति ने बड़ी हलचल वहां पर देखी गई है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे लंबी पूछताछ की, जिसके बाद हेमंत सोरेन को ईडी की टीम के साथ राजभवन ले जाया गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुन लिया। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के मुताबिक चंपई सोरेन महागठबंधन के नेता होंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन और जेएमएम विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार गठन से संबंधित पत्र का अध्ययन कर फैसला लेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई, जो 9 फरवरी तक चलेगा। नए संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला संबोधन रहा। अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सदियों का ये सपना अब पूरा हो गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और ओआरओपी लागू करने समेत बीते 10 वर्ष के दौरान सरकार की ओर से किए गए उल्लेखनीय कार्यों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। एफडीआई और देश का निर्यात लगभग दोगुना हुआ है और आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में भी 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता से देश ने आर्थिक विकास की नई उपलब्धियां हासिल की है। यही वजह है कि बीते 10 साल में देश जीएसटी और आईबीसी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों का साक्षी बना है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की ताकत बन चुका है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और कुछ साल पहले तक खिलौने आयात करने वाला भारत आज खिलौने निर्यात कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है और सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर खड़ी होगी और सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे सुनते थे, लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी दूर होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दशक में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं और इसने गरीबों में बड़ा विश्वास पैदा किया है। राष्ट्रपति ने कहा सरकार 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसे 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर, 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार नल से जल और 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया गया है। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है और सरकार का प्रयास है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछला वर्ष देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। साथ ही G20 के सफल आयोजन से विश्व में भारत की भूमिका को मजबूत किया। सरकार की विधायी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है और देश को
न्याय प्रथम के सिद्धांत के अनुरूप नई न्याय संहिता मिली है। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सीमाओं पर आधुनिक ढांचा बना रही है। हमारी सशस्त्र सेनाएं आतंकवाद का करारा जवाब दे रही हैं और आंतरिक शांति बनाए रखने के सरकार के सार्थक प्रयासों का परिणाम सभी के सामने है। राष्ट्रपति ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया की एक प्रमुख आवाज है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए ये समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है, जिसमें आने वाले 5 वर्ष का कार्यक्रम भी है और अगले 25 साल का रोड मैप भी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा वर्ष 2047 को देखने के लिए अनेक साथी तब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण ने 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति को विशिष्ट रूप से दर्शाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये संबोधन आने वाले वर्षों में भारत को और अधिक विकसित करने के विजन की ओर भी ध्यान दिलाता है। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट सत्र सभी सांसदों के लिए सकारात्मक पद चिन्ह छोड़ने का एक अवसर है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि सत्र के दौरान वो देश हित में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। पीएम मोदी ने आदतन हुड़दंगी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि ये सत्र संसद में लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के लिए आत्मनिरीक्षण का मौका है। सदन में सकारात्मक योगदान देने वालों को सदैव याद रखा जाएगा, लेकिन व्यवधान करने वालों को कोई याद नहीं रखेगा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कहा कि सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करना नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये यात्रा जनता के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में गुरुवार सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव चूंकि इसी साल होने हैं, इसलिए जो सरकार चुनकर आएगी वो चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट पेश करने से पहले आज हुए प्री बजट फोटो शूट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ भी मौजूद रहे। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। ज्ञानवापी मामले में अहम फैसला देते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन से 7 दिन के अंदर पूजा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं करने को कहा है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वागत किया है। वहीं काशी संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने भी ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अब पूरे ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मुकदमे का भी जल्दी फैसला होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार समन जारी किया है और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल ईडी की ओर से भेजे गए पिछले 4 समन की अनदेखी कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेशी से बच रहे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर कानून से भागने के आरोप लगाए और बार-बार समन की अनदेखी के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत के निवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर समेत कई स्थानों पर आईटी की टीमों ने दबिश दी है। रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी समेत लॉ विस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर होरा के घर पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। टीम ने दुर्ग, भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में भी छापा मारा।
बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र कर दावा किया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जनता के पैसे का अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीएजी ने ममता सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम फिर लालू प्रसाद यादव के आवास पहुंची। संभावना जताई जा रही है कि कुछ दस्तावेजी काम को लेकर टीम वहां पहुंची थी। केरल के 7 बार के विधायक पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी केरल जनपक्षम सेक्युलर का भाजपा में विलय कर दिया है। दिल्ली में भाजपा केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। जाति जनगणना का श्रेय लेने के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों की सहमति से उन्होंने जाति गणना करवाई और अब अगर इसका श्रेय राहुल गांधी ले रहे हैं तो ये बात झूठ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस घोषणा के साथ ही अब आईआईएमसी नई दिल्ली समेत 5 क्षेत्रीय परिसरों में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं की एक नई रिसर्च सड़क परिवहन से जुड़ी तमाम परेशानियों का समाधान लेकर आई है। इंटरनेट ऑफ व्हीकल नेटवर्क पर आधारित इस रिसर्च की मदद से सड़क परिवहन को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से न केवल रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आ सकती है बल्कि दुर्घटनाओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। चालक के वाहन चलाने के तरीके का विश्लेषण भी किया जा सकता है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। रोज लाखों भक्त यहां रामलला के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। 2 दिन से सुबह के वक्त काफी ज्यादा कोहरा होने के बाद बुधवार दोपहर में बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है। बारिश होने से जहां कोहरे में कमी आई है वहीं ठिठुरन भी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश से पहले आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते 12 बजे से फिर मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 1 सप्ताह में 3 पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, गुलमर्ग और रामबन समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। यहां पूरी प्रकृति बर्फ की सफ़ेद चादरों से ढक गई है। शिमला में काफ़ी इंतजार के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर से घर ढक गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों के लिए हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है। अंतरिम बजट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सुखद खबर आई है। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023-2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आईएमएफ ने बताया कि भारत की विकास दर चीन से भी आगे रहेगी। विकासशील देशों की सूची में भारत आने वाले वर्षों में सबसे मजबूत रहेगा। अंतरिम बजट के पहले स्थानीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 612 अंक बढ़कर 71,752 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार के सकारात्मक रुझान के कारण स्थानीय बाजार हरे निशान पर बंद हुए। अंतिम कारोबारी सत्र में निफ्टी 203 अंक की उछाल लेकर 21,725 अंक पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख के कारण अमेरिकी
मुद्रा के मुकाबले रुपया 6 पैसे की तेजी के साथ 83.04 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से निकासी जारी रहने से सोने की वैश्विक मांग में पिछले साल की तुलना में 5% की गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने फोन विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले बैटरी कवर, लेंस और सिम सॉकेट जैसे कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है। लगभग 4 साल बाद घरेलू एयरलाइन कंपनी जूम ने अपनी सेवा को फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी ने आज नई दिल्ली से अयोध्या के लिए एक उड़ान संचालित की। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ने निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा बहुत जल्द ढांचागत परियोजना के निर्माण स्थलों पर स्थित अस्थायी साइट लैबोरेटरीज को मान्यता दी जाएगी। एनटीपीसी को अपनी पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सूचीबद्ध कराने के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस सूचीबद्धता के जरिए 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रही है। अंबुजा सीमेंट्स द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 2 गुना होकर 1,089 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 33.27% बढ़कर 3,206 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान बैंक का मुनाफा बढ़कर 4,579 करोड़ रुपए हो गया। डाबर इंडिया लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 6.24% बढ़कर 506 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 476 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। पेमेंट फर्म पेपाल होल्डिंग्स 2024 में अपने वैश्विक वर्कफोर्स के 9% की कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक ने भी बहुत जल्द अपने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद पेटीएम बैंक को अपनी सेवाओं में नई जमा और क्रेडिट लेन देन लेने से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी। आरबीआई द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को न तो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन होगी और न ही वह कोई भी प्रीपेड बिल पेमेंट, वॉलेट या फास्टैग में जमा टॉप अप स्वीकार कर सके। डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर पोलैंड पहुंचे। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने वॉर्सो में किंग फ्रेडरिक का गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने बजट सत्र के दौरान सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को आर्थिक मदद की जरूरत है। सोल्ज ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को यूक्रेन को अधिक से अधिक मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपात स्थिति में चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए ताइवान की सेना ने एहतियातन नियमित सैन्य अभ्यास किया। गाजा में फलस्तीनी नागरिकों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यमन के सैकड़ों छात्र और शिक्षाविदों ने प्रदर्शन किया। फ्रांस में अपने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का सरकार के खिलाफ आक्रोश जारी है। फ्रांस में शुरू हुए किसानों के आंदोलन को अब धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलते हुए देखा जा रहा है। फ्रांसीसी किसानों का समर्थन देते हुए स्पेनिश किसानों ने कहा है कि वो आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं इटली के लगभग 1000 किसान 1 फरवरी से आंदोलन में शामिल होने की बात कह चुके हैं। इस बीच पेरिस के थोक खाद्य बाजार को अवरुद्ध करने के आरोप में फ्रांसीसी पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी झड़प के बीच मध्य पूर्व में मानवीय मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष दूत डेविड सैटरफील्ड काहिरा की यात्रा पर पहुंचे। पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि सेना के दबाव में पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली ने खुद को दफन कर लिया है। कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इंग्लैंड और वेल्स में सरकार द्वारा सख्त कदम उठाया गया है। इंग्लैंड और वेल्स में
1 फरवरी से अपंजीकृत XL बुली कुत्तों को रखना अपराध माना जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज चेन्नई में समापन समारोह का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का मकसद युवाओं में जीत का जज्बा पैदा करना है। प्लेन में संदिग्ध पदार्थ पीकर बीमार पड़े क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की तबीयत में सुधार हुआ है। मयंक अग्रवाल को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वो खतरे से बाहर हैं। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच का भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल है। जैक लीच को पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लग गई थी। एशियन लीजेंड्स लीग के पहले सीजन का ऐलान हो गया है। लीग के पहले संस्करण में भारत सहित श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। जीशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में कोच के साथ साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भी भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद रोम पहुंचने पर यानिक सिनर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सिनर 48 साल में कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने रोम पहुंचने पर इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चोट से जूझ रहे मोहम्मद सलाह चेल्सी के खिलाफ होने वाले मैच में भी खेलेंगे। बोलीविया में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अल अल्तो शहर फीफा के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित करना चाहता है। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस ने एक नजदीकी मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया। प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन एंड होव अल्बियन पर 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की। पेरिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3000 से ज्यादा एजेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सपोर्ट किए गए ट्रांसलेशन डिवाइस देगा। अभिनेत्री प्रीति जिंटा का आज 49वां जन्मदिन है। लगभग 6 साल से फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद प्रीति एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है। कास्टिंग के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए सलमान खान की टीम द्वारा कलाकारों को चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सलमान खान फिल्म्स वैसे किसी भी तरह के कास्टिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं है जहां कास्टिंग के लिए पैसों की मांग की जाती है। अभिनेता धनुष इन दिनों अपनी आगामी फिल्म D51 की शूटिंग शेड्यूल के लिए तिरुपति में है। हालांकि शूटिंग के कारण यातायात प्रभावित होने के बाद स्थानीय प्रशासन फिल्म की शूटिंग को अगले आदेश तक के लिए रोक चुका है। आलिया भट्ट की आगामी फिल्म जिगरा से उनकी शूटिंग के कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इन तस्वीरों में आलिया बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो नीली शर्ट पहने स्कूटर की सवारी करते हुए नजर आ रही हैं। भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा की आगामी फिल्म भक्षक का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर में भूमि मासूम बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाती हुई दिख रही हैं। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।